नमस्कार दोस्तों, आइए अब आपके लिए बेरोजगार युवाओं के लिए बिहार सरकार ने खुशियों का सौगात लाया हुआ है। दोस्तों, इस समय पूरे भारत में अगर देखा जाए तो बिहार सरकार ही ऐसी है जो ताबड़तोड़ नौकरियों का बौछार कर रही है। आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में क्या कल जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, बिहार पुलिस दोस्तों याद रखिएगा, बिहार पुलिस की बात हो रही है। और इस पुलिस में एसआई के 1275 पद हैं दोस्तों, 1275 पद। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, आपके अंडर एक थाना आने वाला है। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर रास्ता आपका आसान करेंगे। और मैं बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर कि हार्डिंग रोड पटना जो इसका वेबसाइट दिया है www.bpss.bih.nic.in। दोस्तों बिहार सरकार की यह है, देखिए, पुलिस अवर निरीक्षक दोस्तों, यह वेतनमान देखिए यहाँ पे लेवल 6 का लगेगा, लेवल 6, समझ रहे हैं ना। ठीक ठाक वेतन आपको मिलने वाला है दोस्तों। और इसके लिए आपको लगना पड़ेगा, देखिए 1275 सीटें हैं दोस्तों। और इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या देखिए 2/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगी दोस्तों। ऑनलाइन जो प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। और मैं बता दूं कि इसमें बहुत सी चीजें आपको समझनी होंगी कि 1275 यह सिर्फ वैकेंसी की सीट नहीं है, यह आपके हाथों की लकीर है। इसे पाना आपको अति आवश्यक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, लेवल 6 का जो है आपको मिलेगा यहाँ पर, क्या बोलते हैं, वेतन। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो आप पाएंगे कि इसमें, अब देखिए नीचे आइए, यहाँ पर नामांकन करने के बारे में दिया हुआ है, काफी चीजें हैं। फिर दिया है दोस्तों आवेदन की पात्रता दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आवेदन के लिए पात्रता में आप समझिएगा कि पहले तो भारतीय क्या होना चाहिए, जो आपका आवेदक है वह भारतीय होना चाहिए दोस्तों। और भारतीय होने के साथ साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बिहार का होने का कोई लफड़ा नहीं है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर जो आवेदन की बात हो रही है, आवेदन के लिए पात्रता भारतीय नागरिक हो, ठीक है ना। आवेदन कौन कर सकता है, ध्यान रखिएगा, तो आवेदन कौन कर सकता है, तो जो भारत का नागरिक हो, यानी जो भारतीय है वो आवेदन कर सकता है दोस्तों। साथ ही साथ जो शैक्षिक योग्यता की बात कर रहा है 1/8/2023, यानी कि अगर आपकी शैक्षिक योग्यता की बात करें, शैक्षिक योग्यता की, तो आप देखेंगे शैक्षिक योग्यता ये कह रहा है कि आप 1 अगस्त 2023 तक किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है आप ग्रेजुएशन किए हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हो दोस्तों। यानी कि आपका 12+2 के बाद जो ग्रेजुएशन होता है उसकी योग्यता मांग रहा है दोस्तों। साथ ही साथ उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 से करेगा दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई जनरल व्यक्ति है जो जनरल में फाइट करता है, उसके लिए आपका जो मैक्सिमम आयु है दोस्तों मिनिमम 20 से लेकर के लगभग मैक्सिमम 40 तक है। मैक्सिमम जो है यह 37 तक है, ठीक है। ओबीसी जो है, ओबीसी का 20 से लेकर 40 तक है। एससी और एसटी का देखा जाए तो यह भी 20 से लेकर 42 तक है। महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए 20 से 42 तक चलेगा। और जितने भी थर्ड जेंडर उनके लिए दोस्तों भी ओबीसी वाला ही मान्य होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी इस क्राइटेरिया में आ रहा हो वह लग जाए दोस्तों, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। समय भी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको दोबारा समय दूं, इसलिए मौका छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अभ्यर्थियों को दिनांक मैट्रिक अथवा समकक्ष, ये कह रहा है ना
कि अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2023 तक देखा जाएगा। और किस आधार पे? जो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट है उस आधार पर देखा जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो हाई स्कूल का मार्कशीट देखिए यहाँ लिखा है कि 1/8/2023 तक जो मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। जैसे इसमें दिया है अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, जो कि मैंने अभी बताया था। तो ध्यान, अनारक्षित का मतलब होता है वही जनरल जो हमने बताया था। अनारक्षित तो आप समझिएगा इनके लिए मिनिमम 20 से 37 वर्ष तक है। और ओबीसी मैंने बताया था कि 20 से लेकर के 40 वर्ष है। एससी एसटी बताया था कि यह 20 से लेकर के 42 तक है। तो वही बातें देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और साथ ही साथ अगर कोई सरकारी व्यक्ति है जिसके बच्चे इसमें आ रहे हैं, पूर्व सरकार की बात करें तो उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। 5 वर्ष की क्या छूट दी जाएगी? छूट दी जाएगी दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया भी था, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक की बात हो गई। साथ ही साथ अगर थर्ड जेंडर की बात करें तो उनका भी जो ओबीसी का है वही मान्य होगा दोस्तों। और महिलाओं के लिए जो एससी एसटी है वही मान्य होगा सबके लिए। फिर देखिए शारीरिक मापदंड की बात कर रहा है, ऊंचाई मापेगा, सीना मापेगा, वजन, लेकिन इनका कोई भी मेरिट नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मेरिट में जो है कोई नंबर जुड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ऊंचाई, सीना और वजन, इनमें से ध्यान रखिएगा महिलाओं का सीना नहीं मापा जाएगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आप समझिए इस बातों को, बहुत ही बारीकी से मैं सबकी बात कर रहा हूं दोस्तों। और इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको ऊंचाई चाहिए तो ऊंचाई के लिए भी क्राइटेरिया अलग अलग चेंज है दोस्तों। इसको ऐसे समझिए, इसको हाँ देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि यह जो, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ऊंचाई अनारक्षित सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165। तो सामान्य हो या पिछड़ा जो पुरुष है 165, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए न्यूनतम, देखिए दोस्तों 160, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और न्यूनतम की बात करें तो दोनों में 160 चाहिए सेंटीमीटर। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 चाहिए। तो जितने भी वर्ग की महिलाएं हैं दोस्तों, जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम जो होगा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 155 है। कितना है? 155 है। और यहाँ पे देखिए 160 एससी एसटी और अत्यंत पिछड़ा ओबीसी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ओबीसी और जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 165। तो 165 बहुत ज्यादा नहीं होती है दोस्तों, इसके लिए ध्यान रखिएगा। और सीना सिर्फ पुरुषों का मापा जाएगा, जितना सीना होगा। जैसे सामान्य और ओबीसी के लिए अगर 81 है तो फुला करके 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका 86 होना चाहिए। वही चीज अगर एससी एसटी की बात करें तो 79 से लेकर के 84 तक पूछा है। महिलाओं के लिए कोई नहीं है इसका मापदंड। हाँ, ऊंचाई है, महिलाओं को 155 सेंटीमीटर होना पड़ेगा दोस्तों, और पुरुषों के लिए 165 जो जनरल और ओबीसी है, ठीक है ना। आइए, लेकिन अत्यंत पिछड़े ओबीसी और एससी एसटी के लिए 160 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊंचाई का भी बात हमने कर लिया है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है ना 81 सेंटीमीटर है तो फुला करके उसको करना है, फुलाकर 86 सेंटीमीटर कर देना है, ठीक है। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ ना तो फिर वो बाहर हो जाएगा। फिर आइए, उसके बाद वजन की बात करें तो सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48, न्यूनतम वजन आप देख रहे होंगे 48 आपको दिखा रहा है न्यूनतम वजन, ठीक है ना। 48 दिखा रहा है कि उससे कम नहीं होना चाहिए। किन्नर कोथी हिजड़ा ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड ओबीसी का जो मापदंड है वही होगा, उनके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। अब आइए नियुक्ति की हम लोग प्रक्रिया की बात करते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अगर नहीं समझे तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी। आइए नियुक्ति प्रक्रिया में चलते हैं, और नियुक्ति प्रक्रिया में पाएंगे आप कि लिखित प्रतियोगिता होगी दोस्तों। लिखित प्रतियोगिता जो होगी, जो आपकी जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा है ना, ये 2 चरण में होगी। एक जो है आपका फर्स्ट चरण यानी फर्स्ट और
सेकेंड चरण। फर्स्ट चरण में 100 क्वेश्चन होंगे लेकिन मार्क होंगे 200। समझिएगा इस बात को, जिसमें से आपको 30% लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम हुआ तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे और दूसरे चरण के लिए आप योग्य नहीं माने जाएंगे। तो पहले चरण में आपको 100 क्वेश्चन में से 200 जो आपका नंबर है उसमें से 60 नंबर कम से कम लाने होंगे। और यह सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस का क्वेश्चन होगा दोस्तों। किसका होगा? इसमें जीके होगा और जीएस होगा। अब आइए हम लोग सेकेंड की बात करते हैं। तो इसमें जानते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन सिर्फ हिंदी से होगा 200 नंबर का। और इसमें भी 30% अगर आप नहीं लाते हैं तो बाहर हो जाएंगे। समझिए, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का है, नहीं लाते हैं तो बाहर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सारी बातें। लिखित प्रतियोगिता के लिए आवेदन में संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य। देखिए 2 चरण आ गया ना दोस्तों। आप देखिए, लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पी होंगे। 4 ऑप्शन ध्यान रखिएगा। और यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको 100% पुलिस, बिहार पुलिस की धज्जियां उड़ाने के लिए हमारे जो विद्वान टीचर हैं वो तैयार बैठे हैं दोस्तों। बस आपका सहयोग चाहिए। आप देखिए, इसमें प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों के एक प्रश्न पत्र होगा और जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल कितनी है? 100 होगी। और अवधि कितनी है? 2 घंटे दोस्तों। 2 घंटे 100 क्वेश्चन। और वो भी जानते किसका? आप देखिए, उक्त प्रश्न में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित चीजें होंगी। सामान्य ज्ञान, जीके जीएस की बात कर रहा है सिर्फ पहला पेपर। तो समझ लो, पहले ही जो गांठ बांधेगा ना वही आगे बढ़ेगा। 30% मात्र, 60 नंबर ओनली आपको लाना है। उससे कम लाए तो गए काम से, ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा भी है, देखिए 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो पास हुए, सपोज करिए कि इसमें आप 30% ला दिए, तो आप जानते हैं जितनी सीटें हैं 1275। समझ लीजिए कि 1275 गुणते 20 दोस्तों। अब देखिए 5 दूना 10 और 5 2 7 14 15 और 2 दूना के 4 1 5 और ये 2 1 2, ये 25,500 लोगों को बुलाया जाएगा। सोचिए, पहले परीक्षा में आप पास हो गए तो 25,500 लोग आए। अब बचा दूसरा टेस्ट। तो अब आइए दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे इसमें, आप देखिए यहाँ पे द्वितीय चरण दिख रहा है साफ साफ। आप द्वितीय चरण की बात करते हैं तो द्वितीय चरण में दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं कि द्वितीय चरण में भी जो लोग, सुनिए दोस्तों, आप समझिए इस बात को। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र होंगे? 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा दोस्तों। ध्यान रखिए, आपको मैंने एक तो बता दिया था प्रथम चरण का। प्रथम चरण में आप 100 क्वेश्चन में 200 नंबर में 60 नंबर अगर लाए, 60 नंबर कम से कम ला दिए, तब आप कहां चले गए? द्वितीय चरण के लिए। जब द्वितीय चरण में पहुंचे आप, तो द्वितीय चरण में दोस्तों ध्यान रखिए, इसको ऐसे समझिए, आपका ये द्वितीय चरण है ना, इस चरण में आपकी 2 परीक्षाएं होंगी। एक 100 क्वेश्चन जो सिर्फ हिंदी विषय से होगा, सिर्फ हिंदी विषय से होगा। और हिंदी ग्रामर, हिंदी साहित्य दोस्तों 100 क्वेश्चन कम से कम मान के चलिए कि 40 से 45 क्वेश्चन साहित्य का होगा, तो 65 क्वेश्चन ग्रामर का होगा। इसलिए दोनों पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी याद रखिए, देखिए यहाँ पे स्क्रीनिंग कैसे हो रही है। इसमें भी जो 30% लाएगा वही कहलाएगा मुकद्दर का सिकंदर, अन्यथा फिर तो आप है ही घर बैठने के लिए। 200 नंबर में 60 नंबर कम से कम जो लाएगा वो होगा मुकद्दर का सिकंदर, और वो पहुंचेगा। इसके भी दूसरे प्रश्न पत्र देखिए अनिवार्य होगा। अब देखिए, उन्हें अगर नहीं लाते उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। अब जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा उसमें आपका विज्ञान होगा, है ना, विज्ञान होगा, आपकी पॉलिटी होगी, आपका जियोग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा दोस्तों, हिस्ट्री होगा,
इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है ना, मैथ होगा और रीजनिंग होगा दोस्तों। ये सारी चीजें इसमें होंगी। इवन आप देखेंगे आगे तो इसमें इतिहास दिया हुआ है। उसके बाद देखिए भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता, जांच से संबंधित देशी प्रश्न पत्र में दिया जाएगा। इसको आगे मैं बताता हूं। यह भी दोस्तों 200 नंबर का होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जब आप पहले चरण में पास हो गए, दूसरे चरण की हिंदी में जब पास हो गए, तब यहाँ पे पहुंचे आप द्वितीय प्रश्न पत्र। आप देखेंगे इसमें आप देख लीजिए कि किस तरीके से स्क्रीनिंग की जा रही है। और बहुत आसान मत समझिएगा चीजों को, आसान तभी संभव है जब आप यहाँ जुड़े रहेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में आप देख रहे हैं दोस्तों कि भारतीय भूगोल आप देख रहे हैं ना, गणित, मानसिक योग्यता, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, इन सब से होगा। इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा 2 अवधि की 2 घंटे की होगी, पूर्णांक 200 का होगा। यानी कि पहले 200 में 60 नंबर लाके आप पास हुए, तो दूसरे 200 में पहुंचे, फिर 60 नंबर लाके आप पास हुए। अब तीसरे में भैया देखिए आप यहाँ पर, अच्छा दूसरे में जब पास हो जाएंगे ना, तब तीसरे में आप बैठने योग्य होंगे। हालांकि परीक्षा एक ही दिन हो सकता है, तो दोनों देंगे आप समझिए। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 का मतलब समझिए, जैसे 0.5 होता है ना, तो 0.5 को हम कहते हैं कि भाई 50% जो है, या एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पर एक उत्तर अगर गलत होता है तो 1 नंबर कट जाएगा। 0.25 को क्या कहते हैं भाई, कि 4 प्रश्नों पर अगर एक गलत होता है तो 1 उत्तर कट जाएगा। उसी तरह देखिए 0.2 है यहाँ पर, और 0.25 होता है। 0.2 मतलब 20 समझ लीजिए इसको ना, तो 5 उत्तर पर 1 गलती में माइनस हो जाएगा। अब देखिए उत्तर पुस्तिका को 2 प्रतियों में होगी, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रख ली जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना जब आप इधर पास हुए, और मुख्य परीक्षा में 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि आप समझिए कि 1275 में जब हम 20 का गुणा किए थे तो टोटल 25,500 लोग आए थे। अब जब 6 गुना की बात करेंगे तो गुणते 6 में करेंगे, तो इसमें भी स्क्रीनिंग होगी दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये होगा 0 और ये हो गया 5, ये हो गया इतना, और 6 लगभग मान के चलिए कि आपका 7, लगभग 7,500 लोग बुलाए जाएंगे। 7,500 लोग बुलाए जाएंगे दोस्तों। आप इसको समझिए ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, तृतीय चरण में चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पास हो गए तो 6 गुना लोग, यानी दोनों मुख्य परीक्षाओं में पास होने के बाद 6 गुना लोग आपको बुलाए गए हैं। अब देखिए आता है तृतीय चरण, जिसे हम कहते हैं शारीरिक योग्यता दक्षता। शारीरिक योग्यता की हम लोग बात करें तृतीय चरण में, तो आप देखिए इसमें आपका राह जो है ना, यहाँ पर बहुत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि जब आप रिटेन निकाल लेंगे तो यहाँ भी कर लेंगे। देखिए शारीरिक योग्यता दक्षता की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें देखिए दौड़ पकड़िएगा दोस्तों। जो पुरुष वर्ग है उसके लिए लगभग देखिए 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, 1 मील कहिए। यानी कि ये पुरुष जो है 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ेंगे। और साथ ही साथ सभी कोटि के पुरुषों की बात हो रही है, और यहाँ पे सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है दोस्तों। कितने घंटे में, तो कितने मिनट में, तो 6 मिनट में। तो याद रखिए 1 किलोमीटर महिलाओं के लिए, मेरी शेरनियां 1 किलोमीटर बहुत तो है नहीं, आप यूं ही छलांग मारते निकल जाओगे हिरनियों की तरह, और हमारे शेर चिता की तरह निकल जाएंगे। दौड़ तो यूं ही निकल जाएगा दोस्तों। ऊंची कूद पे चलते हैं दोस्तों, ऊंची कूद में जानते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 फीट ऊंचाई, इतनी ऊंचाई जैसे आपके यहां तक ऊंचाई रहेगी, और उसको डाक जाना है। क्या करना है, डाक जाना कर जाओगे। तो ये सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट से कम कूदने पर बाहर कर दिए जाएंगे, और महिलाओं के लिए 3 फीट है दोस्तों। अगर ऊंची कूद की बात करें तो 4 फीट जो मेल है उनके लिए, और 3 फीट जो आपकी फीमेल है उनके लिए है दोस्तों। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दौड़ की बात हो गई, ऊंची कूद की बात हो गई। लंबी कूद में 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष बाहर हो जाएंगे।
याद रखिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट है दोस्तों। पुरुषों के लिए 12 फीट, महिलाओं के लिए 9 फीट। अब देखिए गोला फेंक है, गोला फेंक में 16 फीट सभी पुरुष की बात हो रही है और महिलाओं के लिए 10 फीट की बात हो रही है। 16 फीट 10 फीट एकदम आज अभी इसी वक्त से तैयारी में लग जाओ दोस्तों। गोला ले लो, फेंकना शुरू कर दो। आपको दौड़ना भी है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, गोला फेंकना है। ये 4 काम जब फिजिकली कर लेंगे तब आप मुख्य परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा में भी सफल माने जाएंगे। अब देखिए किन्नर की बात करें तो ये सारी की सारी बातें आप समझिएगा। जितना ओबीसी पुरुषों की बात हो रही है तो किन्नर पुरुष ओबीसी पुरुष में चले जाएंगे और किन्नर महिलाएं ओबीसी महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अपने नौकरी को पक्की करेंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा, तो ये देखिए यहाँ पर पहले से ही इसमें लिखा जा चुका है कि यहाँ पर आरक्षण का पूर्णतः पालन किया जाएगा और उसके बाद शैक्षिक योग्यता को समान होने की दशा में उन दो, अगर मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं और दोनों की मेरिट एक समान है तो उनकी आयु देखी जाएगी। आयु देखने के बाद जो उसकी आयु अधिक होगी उसको लिया जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर रिक्तियों की संख्या दिया हुआ है, रिक्तियों की संख्या जो कि सबसे जरूरी है जानना, ठीक है। आइए देख लेते हैं रिक्तियों की संख्या दोस्तों। और इसमें अगर नहीं देखे तो बाद में बड़ी समस्या होती है। आज अभी आप लोग देख लीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। पदनाम दिया है, आरक्षण कोटि दिया। देखिए अनुसूचित जाति की 275 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की 16 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 238 और पिछड़ा वर्ग का 107 है दोस्तों। और पिछड़े वर्गों में महिला का 82 है, अनारक्षित का 441 है। इसे कभी ना आप ये मत समझिए कि किसी एक वर्ग का इस पे ये सब लड़ सकते हैं। जितने लोग हैं इन सीटों पर सबकी लड़ाई संभव है दोस्तों। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस इसे बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ईडब्ल्यूएस। यह जो है 111 है। ईडब्ल्यूएस कितना है? 111। अच्छा देखिए इन सारे में से 35% सीटों पर महिलाएं रिजर्व रहेंगी। महिलाओं के लिए जैसे आप 275 का 35 निकालेंगे 66, 16 का 35 निकालेंगे कम से कम 4, 238 का 75, 107 का 38, 82। देखिए ये क्या है? पिछड़े वर्गों की महिला, तो महिला ही है तो महिलाओं के लिए कोई, भाई महिलाओं की आरक्षण थी, महिलाएं ऑलरेडी हैं तो महिलाओं में महिलाओं का आरक्षण तो मिलेगा नहीं। फिर देखिए जो अनारक्षित है उसमें भी 153 पद महिलाओं के अनारक्षित में आएगा। इसमें महिला फाइट करेंगे, इसमें पुरुष करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर 111 है तो इसका 34 हो जाएगा दोस्तों। ट्रांसजेंडर के 5 हैं तो 5 के 5 हो जाएंगे। इस प्रकार 1275 में लगभग 368 महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। और इधर आप देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नतनी के लिए आरक्षित महिलाओं के लिए 35% निकालने के बाद देखिए 4 है टोटल, उसमें से 1 महिला अनिवार्य होनी चाहिए। इसमें 4 है तो 1 महिला होनी चाहिए, 3 है तो 1 महिला होनी चाहिए, 9 है तो 3 महिला होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ना अनारक्षित वाले में 9 है 3 महिला, और यहाँ पे देखिए 2 है तो 1 महिला होनी चाहिए। इस प्रकार 22 जो है जो स्वतंत्रता सेनानी उनके नाती पोता आप नतनी पोती की बात करेंगे उनके लिए है। आगे बढ़ते देखिए ये चार्ट ना आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाद में ये नहीं कहिएगा कि हम लोग को पता नहीं था। चलिए दोस्तों अब देखिए आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर जो पहले से आरक्षण 1992 वाला और 1991 वाला बिहार अधिनियम जो था इन दोनों के साथ होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया महिलाओं के लिए प्रावधान अलग से किया गया है। महिलाओं के लिए क्या किया गया अभी मैंने बताया ना कि 35% जो पद है ना प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग से उनके लिए तय कर दिया गया। महिलाओं का ऐसे तो है लेकिन सारे आरक्षण कोटि में 35% पद को कर दिया गया है जो है तय। उसके बाद देखिए बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती के लिए भी मैंने बताया था जो है इसमें दिया हुआ है पूरा। बिहार राज्य के किन्नर कोथी हिजड़ा ट्रांसजेंडर के लिए मैंने बताया था कि जो आपका ओबीसी का कार्यक्रम है उसी के आधार पर काम होगा। उसके बाद देखिए आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी, देखिए ये बात पकड़ने वाली है। देखिए अब यहीं पर आपका जो है कार्यक्रम फंसता है कि सर ये क्या होगा, और हम लोग अलग अलग बताते हैं। अब आप चैनल के माध्यम से समझ जाएंगे कि आरक्षण का लाभ ले कौन सकता है। अभी जो मैंने बताया उसका लाभ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। ये लाइन पूरा नोट कर लीजिएगा, दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। अर्थात अप्लाई तो हम सभी लोग करेंगे लेकिन आरक्षण की जब बात होगी तो वो सिर्फ किसके लिए होगा मान्य?
तो बिहार के जो निवासी होंगे। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में की जाएगी, चाहे वो यूपी का ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, उन सब की गणना की तो जाएगी लेकिन अनारक्षित में की जाएगी तथा अन्य आते लागू होंगी। जैसे शारीरिक मापदंड सेम रहेगा, लिखित परीक्षा सेम रहेगा, बस आपको आरक्षण नहीं मिलेगी। कट ऑफ की तिथि देखते हैं दोस्तों। कट ऑफ की तिथि आपकी देखिए इसमें दिया हुआ है कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 ध्यान रखिए निर्धारित की जाती है। अर्थात जो 2023 है ना, 1 अगस्त 2023 वहीं से गणना की जाएगी दोस्तों। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें देखिए आपका, इसमें यहां समझिए, बस लास्ट होने वाला है चिकित्सीय जांच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन। तो कुल मिलाकर इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी दशा में अगर कोई भी कमी पाई जाती है तो अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए तो उपरोक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट आप एकदम देख लीजिए www.bihnic.in पर विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य परीक्षा शुल्क के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रय करना होगा। आवेदन पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर आपको खरीदना है क्या, इसका फॉर्म खरीदना है दोस्तों। इसका फॉर्म क्या करना है, खरीदना है। बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग की बात जो कर रहा है, अनारक्षित की बात नहीं कर रहा है, एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्यों के बाहर जितने भी लोग हैं सबके बारे में देखिए बताएं किसका कितना लगेगा, कैसे कटेगा, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ये सारी बातें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश आपको आवेदन पत्र के ऊपर ही मिल जाएगा। अगर कोई गलती होती है तो आपका आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। फिर आप इसी वेबसाइट के माध्यम से ही इसको भर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक आयोग अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी व संवाद करेगा जो पंजीकरण के समय दिया गया था। तो ऐसा करिएगा, जो पंजीकरण कराइएगा वो कभी ऐसा ना हो कि बंद हो जाए, खो जाए। याद रखिएगा इस चीज को, मोबाइल बचा के रखिएगा दोस्तों। एसएमएस के माध्यम से भी आपको सूचना पहुंचेगी, यह भी बताया जा रहा है दोस्तों। आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी को सुनिश्चित कर लेंगे कि विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं। अगर कुछ भी गलती हुई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब कुछ भी गलती होगा तो आपकी उम्मीदवारी नष्ट कर दी जाएगी दोस्तों, आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देश का पालन न करने की स्थिति में भी ऑनलाइन आवेदन जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप देखिए त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए। भरने की अंतिम तिथि दिया है 5/11/2023, एकदम भूलिएगा नहीं अंतिम तिथि। कुछ लोग ना अंतिम तिथि का इंतजार करते हैं, तो इंतजार करने वाले वही पाते हैं जो प्रयास करने वाले छोड़ जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये 5/11/2023 से पहले उठ जाइएगा, जग जाइएगा और आवेदन करके तब सारी तैयारियां शुरू करिएगा। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी डाक से आप भेजेंगे तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा दोस्तों। और देखिए उम्मीदवारी रद्दीकरण में वही है कि फोटो मैच नहीं किया, सिग्नेचर मैच नहीं किया, भुगतान नहीं किया, गलत विवरण भर दिया, मापदंड नहीं सही किया, तो ये सारी बातों पर आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये लास्ट हुआ दोस्तों, यहाँ पर बिहार अवर सेवा आयोग बिहार पटना अध्यक्ष साहब का हस्ताक्षर की बात हो रही है। इस तरीके से दोस्तों पूरी सूचना मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बता रखा है। अब किधर से भी कोई भी गलती हुई तो इसकी जिम्मेदारी दोस्तों आपको स्वयं लेनी होगी। मैं कह रहा हूं जाग जाइए, उठ जाइए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा समय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।